गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी में अपठित गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने अपठित गद्यांश और पद्यांश पहले पढ़ लिया है, लेकिन एक इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आपको और करानी है। तो आइए आज आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश का अभ्यास करा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति के दृश्यों, ये देखिए ये एक गद्यांश है जिसको हम पढ़ रहे हैं। प्रकृति के दृश्यों में कई बार हमें मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी व्यक्ति विशेष का आभास होता है। प्रकृति के दृश्यों में हमें कई बार मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी व्यक्ति विशेष का आभास होता है। हमारे लेखकों एवं कवियों ने इसे अपनी रचनाओं में बखूबी उतारा है। हमारे लेखकों एवं कवियों ने इसे अपनी रचनाओं में बखूबी उतारा है। हमारे प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि माने गए हैं। हमारे जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उनको प्रकृति का सुकुमार कवि माना गया है। उन्होंने कभी संध्या के समय को परी कहा है। उन्होंने संध्या के समय को परी कहा है, तो कभी सर्दी की ठंडी हवाओं को माँ की उंगलियों जैसा बताया है। प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया है। कभी इन्होंने संध्या को परी कहा है, तो कभी इन्होंने सर्दी की ठंडी हवाओं को माँ की उंगलियों जैसा बताया है। उन्होंने प्रकृति की विशेष स्थान दिया है। सुमित्रा नंदन पंत जिन्हें अपने लेख में और कविताओं में प्रकृति को विशेष स्थान दिया है। पंत जी अल्मोड़ा के निवासी थे। वे प्रकृति की गोद में पले बड़े थे। उन्होंने प्रकृति को अत्यंत करीब से देखा था। बच्चों, ये हमारा गद्यांश है। अब देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं कि प्रकृति दृश्यों को कवियों एवं लेखकों ने कहाँ उतारा है। अब प्रश्न है कि प्राकृतिक दृश्यों को कवियों एवं लेखकों ने कहाँ उतारा है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि प्राकृतिक दृश्यों को कवियों एवं लेखकों ने अपनी रचनाओं में उतारा है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने किसको परी कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने परी किसको कहा है? तो हम लोगों ने अभी इसमें पढ़ा था लेख में कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने परी किसको कहा है? परी इन्होंने कहा है संध्या को, संध्या समय को इन्होंने परी कहा है। पंत जी कहाँ पले बड़े हुए थे? पंत जी कहाँ पले बड़े हुए थे? तो अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि पंत जी प्रकृति की गोद में पले बड़े थे। तो इसका उत्तर होगा कि पंत जी ने अपनी कविता में लिखा है कि वह प्रकृति की गोद में पले बड़े थे। तो आप इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पंत जी प्रकृति की गोद में पले बड़े थे। अब देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों, आपको हमने बताया था कि शीर्षक में जिस विषय पर बात हुई हो और या जो भी आपका गद्यांश है, तो आप देखेंगे कि वो किस विषय पर आधारित है। तो वही मेन विषय हमारा, मुख्य विषय हमारा शीर्षक होता है। तो यहाँ पर प्रकृति की बात हो रही है और सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है। तो इसका शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक हो सकता है कि प्रकृति एवं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। ये तो बच्चों हमारा गद्यांश था। अब आइए हम लोग एक पद्यांश और या काव्यांश का भी करते हैं अभ्यास। तो देखिए, ये काव्यांश है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्वास एक इतिहास है, कैसा गजब परिहास है। विश्वास एक इतिहास है, कैसा गजब परिहास है। हमने तुझे नेता चुना, एक स्वप्न सा मन में बुना। हमने तुझे नेता चुना, एक स्वप्न सा मन में बुना। धन का तू लोलुप नहीं, धन का तू लोलुप नहीं, सत्ता का भी इच्छुक नहीं। तू वह करेगा जो अभी तक कर सका न नेता कोई। तू वह करेगा जो अभी तक कर सका न नेता कोई। करता रहा सौदा कोई,
सपनों को सबके रौंद कर करता रहा सौदा कोई, सपनों को सबके रौंद कर कहता रहा अट्ठाहस कर, विश्वास एक इतिहास में, कहता रहा अट्ठाहस कर, विश्वास एक इतिहास में, इतिहास है। बढ़ते रहे तेरे कदम, बढ़ते रहे तेरे कदम, चलता गया उस राह पर, बढ़ते गए तेरे कदम, चलता गया उस राह पर। लोकहित मंजिल नहीं, लोकहित मंजिल नहीं, स्वहित सदा सहाता रहा, कहता रहा हंसता रहा, कहता रहा हंसता रहा। विश्वास एक इतिहास है, विश्वास एक इतिहास है। कैसा गजब गजब परिहास है, कैसा गजब परिहास है। अब देखिए इस कविता में पर आधारित ये कुछ प्रश्न दिए। पहले आप कविता को 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे कि कविता में क्या कहा गया है, ठीक है। अब देखिए कविता में, इस कविता को पढ़ने के बाद तब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, इतिहास किसे कहा गया है, इतिहास किसे कहा गया है। तो विश्वास एक इतिहास है। देखिए पहली ही ये लाइन में लिखा है कि विश्वास एक इतिहास है, यानी कि आपका विश्वास ही इतिहास है। अगर आप किसी बात को मानते हैं, जो पिछली बातें लिखी गई हैं, बताई हैं, अगर आप उसको मानते हैं तो वही आपका इतिहास है। तो यहाँ पर आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि विश्वास को इतिहास बताया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका कि नेता ने क्या कहा था, कि नेता ने क्या कहा था। तो नेता ने देखिए क्या कहा था, नेता ने कहा था कि उसे सत्ता की इच्छा नहीं है। नेता ने कहा था कि उसको सत्ता की इच्छा नहीं है और धन का लालच भी नहीं है। देखिए दूसरी पंक्तियों में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि हमने तुम्हें नेता चुना, एक स्वप्न सा मन में बुना, धन का तू लोलुप नहीं, सत्ता का भी इच्छुक नहीं। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि नेता ने कहा था कि उसे सत्ता की इच्छा नहीं और धन का भी लालच नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए आपका 3 है, नेता क्यों और किस पर हंस रहा है। नेता क्यों हंस रहा है और किस पर हंस रहा है। तो नेता लोगों की बेवकूफ़ी पर हंस रहा है कि लोगों ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया है। नेता ने ये बात बोला था ना कि उसको धन का लालच नहीं है, उसको सत्ता का मोह नहीं है और लोगों ने विश्वास कर उसको नेता चुना। तो बाद में फिर नेता इस बात पर हंस रहा है कि नेता लोगों को बेवकूफ़ी पर हंस रहा है कि लोगों ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया है। प्रश्न नंबर 4 है कि कवि नेता के माध्यम से क्या कह रहा है। इस कविता में कवि ने नेता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है। तो कवि यहाँ पर कवि ने नेता के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया है कि इस विश्व में अब विश्वास करने लायक कोई नहीं है, इस विश्व में विश्वास करने लायक कोई नहीं है, विश्वास की बातें इतिहास बन चुकी हैं। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि आजकल के जो नेता हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर वो अपना कोई भी काम पूरा नहीं करते हैं। इसी पर उन्होंने कहा है कि अब आज का ये जो समय है, अब इसमें विश्वास की बात इतिहास बन चुकी है। तो बच्चों इस प्रकार से ध्यान से पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर जितने भी प्रश्न हैं सबके उत्तर उसमें ही होते हैं, बस हमें उनको अच्छे से पढ़ना है और फिर अपने शब्दों में उत्तर को संक्षिप्त रूप में लिख देना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इसका ये किया प्रयास, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा और आपकी बुक में और भी जो भी अपठित गद्यांश और पद्यांश है उनको भी आप कर लीजिएगा। कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हो, कुछ अगर इसमें पूछना हो तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके बाय।